राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने फिल्म खेलना है और आपको बताना है कुछ ईरानियन सिनेमा के बारे में जो कि पूरी दुनिया में अपने ख़ास अंदाज और ख़ास फ्लेवर की वजह से मशहूर है। और पाकिस्तान के लीडिंग फिल्म क्रिटिक हारून शुएब आज हमारा राइजिंग पाकिस्तान में साथ दे रहे हैं। हारून, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स एज वेल। आपका इश्तार तो हमने पहले ही चला दिया जी, वो मैंने देखा। वो तो डिस्क्लोज कर दिया कि आ कौन रहा है। भाई देखिए, वो फिल्म का भी तो पहले पोस्टर रिलीज होता है ना। बिल्कुल ऐसे और उसका ट्रेलर रिलीज होता है। वो हमारे सेगमेंट का पोस्टर आपने रिलीज किया था। अच्छा, तो बात आज हम यहीं से शुरू करेंगे हारून साहब के ईरानियन सिनेमा में ऐसा क्या खास है कि हर तरफ उसकी बात होती है। बिल्कुल तौसीक, ऐसा ही है कि हर तरफ उसकी बात होती है और ईरानियन सिनेमा को समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं। 1930 से ईरान में फिल्में बन रही हैं और तकरीबन 500 स्क्रीन्स हैं इस वक्त, 500 से ज़्यादा ईरान में जहाँ पे फिल्में लगती हैं। इंटरनेशनली जो लोग जानते हैं वो सिनेमा है जो कि आर्ट सिनेमा जिसको कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए भी होता है, फिल्म सर्किट्स के लिए भी, अवार्ड सर्किट्स के लिए भी, फेस्टिवल्स में चलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कमर्शियल सिनेमा भी ईरान में एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। अच्छा, ईरान जैसे हमारा रोम-कॉम और इस तरह की बिल्कुल रोम कॉम भी है उसमें कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, फैमिली ड्रामा होता है, तो वो सारी फिल्में भी बन रही हैं। जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस का उस पर एक्सपोजर उस तरह नहीं है, और हमें सिर्फ वही फिल्में देखने को या सुनने के लिए मिलती हैं जो कि फिल्म फेस्टिवल्स में आ जाती हैं, जिनको कोई अवार्ड्स या ऑस्कर्स तक पहुंच जाती हैं, तो वो फिल्में हम जानते हैं। बट वो एक पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा भी ईरान में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो फिल्में जिनके ऊपर आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे, जिनको ऑस्कर्स भी मिले, वो ये फिल्में ईरान में भी रिलीज होती हैं? जी, कुछ फिल्में जो हैं वो ईरान में रिलीज होती हैं और कुछ सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए बनती हैं। फिर ईरान में जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। सो फ्रेंच कोलैबोरेशन में बहुत सारी फिल्में बनती हैं और फ्रेंच सिनेमा के बहुत नज़दीक है ईरान का सिनेमा, और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दोनों तरफ से ली जाती है। फ्रेंच जो है वो ईरानियन डायरेक्टर से और स्टोरी राइटर्स से इंस्पिरेशन लेते हैं, और इसी तरह ईरानियंस भी फ्रेंच सिनेमा से उन्होंने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। इसलिए आप देखें तो एक बड़ा आपको फ्लेवर नज़र आता है, उसके अंदर एक आर्टी फील नज़र आती है, जो स्पेशली जो आर्ट सिनेमा है ईरान का, उसके अंदर आपको एक एस्थेटिक्स, उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी एक सटल लैंग्वेज है। सो एज़ कम्पेयर टू जो दुनिया के बाकी सिनेमाज आप देखते हैं जहाँ पे जैसे हॉलीवुड से इंस्पिरेशन ली जाती है, तो वहाँ पे बड़ा लाउड होता है, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, बिल्कुल। लेकिन जो ईरानियन सिनेमा है वो सटल है, उसके अंदर एक फिनेस है, उसके अंदर एक खूबसूरत एस्थेटिक्स है, और कहानी बड़ी, और कहानी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हारून, हम कह सकते हैं कि ईरानियन जो सिनेमा है वो रियलिटी के करीब तर होता है। बिल्कुल। जो ईरानियन आर्ट सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा की हमने बात कर ली, वो तो जाहिर है जिस तरह होता है एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और लेकिन जो आर्ट सिनेमा है वो रियलिटी के बहुत नज़दीक है, और शायद इसीलिए वो व्यूअर्स के साथ रेजोनेट भी करता है, उनके दिल को छूता है। क्योंकि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, मतलब कोई आप हमें बताएंगे कोई ट्रेंड सेटिंग ऐसी फिल्म थी कि जिसके बाद ये आर्ट फिल्म्स बननी शुरू हो गई? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि फिल्में तो 1930 से बन रही थी, लेकिन ईरानियन सिनेमा को अगर हम देखें तो दो दौर में, दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। एक रेवोल्यूशन से पहले का सिनेमा है, एक रेवोल्यूशन के बाद का सिनेमा। ठीक है। सो 1969-70s के बाद जो सिनेमा बनना शुरू हुआ, वो जो सिनेमा था वो लोगों के लिए एक बिल्कुल फ्रेश अप्रोच थी ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ सिनेमा। सो उसके अंदर जो है वो जिस तरह आपने कहा कौन सी फिल्में, तो एक आई थी फिल्म 1969 में, द काउ। अच्छा। और वो फिल्म जो थी उसने लोगों को हिला दिया था। द काउ शायद इसका पोस्टर भी आप उसका पोस्टर आई डोंट नो कि मौजूद है या नहीं, लेकिन वो फिल्म जो थी उसने लोगों को हिलाया, लोगों को पता चला कि एक नई तरह की लैंग्वेज है जो कि सिनेमा के थ्रू इंट्रोड्यूस की जा सकती है। और उसकी कहानी बड़ी सिंपल सी थी। एक इंसान था जो उसको अपनी गाय से बहुत प्यार था, और फिर उसकी गाय खो जाती है, और वो उसके बारे में सोचता रहता है, और फिर वो खुद समझने लगता है कि मैं ही वो गाय हूँ, और फिर वो पूरे गांव में घूमता है और लोगों का उसके साथ जो इंटरेक्शन रहता है, और वो अपने आप को बिलीव करता है कि वो गाय है जो गुम गई थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको कभी मौका मिले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, साइकी के ऊपर। जी, और अगर आपको मौका मिले, कभी कहीं आपके हाथ लगे, तो ये फिल्म जरूर देखें। अच्छा, कुछ आप पोस्टर्स भी लेके आए, वो किन फिल्मों के? जी, तो फिर आती है एक फिल्म जो कि 1990s के दौरान में, अर्ली 1990s में रिलीज हुई, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ हेवन। और चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक ऐसी फिल्म थी जो कि इंटरनेशनली सेलिब्रेट की गई। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और मेरे लिए उससे बहुत यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि ये शायद वो पहली ईरानी फिल्म थी
जो कि मैंने देखी थी। कहाँ आपने, आप ईरान गए थे या किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में, कहाँ तौसीक आप बड़े हैरान होंगे ये बात सुन के कि ये फिल्म मैंने पीटीवी पे देखी थी। पीटीवी पे चली थी ये फिल्म। जी जी बिल्कुल, सबटाइटल्स के साथ पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी ज़बान में ये चली थी और पीटीवी पे चलाई गई थी। और ये मेरे ख्याल में उस वक्त 1990s अर्ली 90s की बात है कि ये फिल्म बिल्कुल चली। और ये एक बहन और भाई की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। छोटे छोटे बहन भाई हैं, दोनों स्कूल गोइंग हैं, जिसमें उनकी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की भी बात है, लेकिन साथ साथ फैमिली बॉन्डिंग की भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सिबलिंग लव है उसमें, दोनों बहन भाइयों का आपस में प्यार, पेरेंट्स के लिए जिस तरह की वैल्यूज़ हैं, उनका जिस तरह अदब आदाब है, इतनी खूबसूरत कहानी है कि मेरे ख्याल में हर घर को देखनी चाहिए। और अगर पीटीवी के आर्काइव में है तो पीटीवी को दोबारा चला देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अच्छा, ये आपने जो मुझे दिलचस्प बात बताई कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में भी जो ईरानियन सिनेमा की बहुत बात होती है, उसकी वजह ये भी है कि उस जमाने में पीटीवी इंटरनेशनल सिनेमा को भी फीचर किया बिल्कुल इसी तरह, और दूसरे मुल्कों की फिल्में भी आया करती थी जो कि पीटीवी पे चलती थी और इंटरनेशनल सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराने में। और हम बड़े यंग थे उस वक्त, इतने चैनल्स भी नहीं थे, स्कूल गोइंग या कॉलेज, अर्ली कॉलेज लाइफ की बात है। तो ये जो इंटरनेशनल सिनेमा के साथ एक्सपोजर है, ये उस वक्त पीटीवी ने ही हमें दिया था। अच्छा जी, अब जरा बढ़ते हैं कि कुछ जरा ऑस्कर की बात करें या कोई और भी आप? नहीं जी बिल्कुल, ऑस्कर पे आ जाते हैं। ऑस्कर पे आते हैं। हाल ही में हम देखते हैं पिछले 5-8 साल में ईरान की 2 फिल्मों को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ऑस्कर। बिल्कुल ऐसे। उन दोनों फिल्मों का जरा ओवरव्यू पेश करें। जी, सो 2011 में पहली फिल्म जो मंजर आम पे आई थ्रू ऑस्कर्स के प्लेटफॉर्म से, वो थी अ सेपरेशन। अ सेपरेशन जो फिल्म है वो बनाई है जी फरहादी ने। और ये जो फिल्म है ये भी अगेन एक फैमिली की कहानी है, एक मियाँ बीवी की कहानी है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं एवरीडे लाइफ के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं इन अ फैमिली वो टूटती हैं, उनमें स्ट्रेस आता है और उनको हम किस तरह देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। सो बड़ी खूबसूरत फिल्म है जी, और इसको बिल्कुल इंटरनेशनल फीचर फिल्म इन अ फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में ऑस्कर मिला। 2011 में ये रिलीज हुई थी, 2012 में इसको जब ऑस्कर हुए तो फिर उसको ऑस्कर अवार्ड विन किया। और इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे ये फरहाद दिखा रहे हैं, ये उसके डायरेक्टर हैं फरहाद, जो कि बहुत ही दुनिया के मशहूर डायरेक्टर्स में इनका शुमार होता है। ऐसे ही है। और इनका जब भी काम रिलीज होता है तो सीट नहीं मिलती सिनेमा में। ऐसे ही है। और ये उस फिल्म का पोस्टर है, अ सेपरेशन, और ये भी उसी फिल्म का वो पोस्टर है जब उसको ऑस्कर मिला। अच्छा हारून, ये बताइए कि जिस तरह अब इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि चादर ले रखी है उस खातून ने, वो अब ये वाली फिल्में जो हैं, जब इस तरह की फिल्में ईरान में जब रिलीज होती हैं या दुनिया के किसी भी और मुल्क में, तो एक आम कॉन्सेप्ट हमारा, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तानी सिनेमा का एक कॉन्सेप्ट ये है, 7 गाने ना हों विच 3 फाइट सीक्वेंस ना हो, एक कॉमेडी का तड़का ना हो, तो फिल्म हिट नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करने से हुआ है, इंडिया में भी बहुत तजुर्बा हुआ है, पाकिस्तान में भी बहुत तजुर्बा हुआ है, बांग्लादेश का सिनेमा में बहुत तजुर्बा हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान ने जो ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि बिल्कुल टोटल नॉन ग्लैमरस अप्रोच के साथ भी ऑस्कर लिया, इसकी क्या वजह है? वो फिर ऑस्कर की जो ज्यूरी है वो क्या असल में क्या देख रही होती, क्योंकि बहुत सी फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा होता। देखिए, आपने जिस तरह बात की, इंडिया में भी तजुर्बाती फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान में भी बनती हैं और दूसरे सिनेमा में भी बनती हैं। बात यह है कि तजुर्बाती फिल्म तजुर्बा बराए तजुर्बा नहीं होना चाहिए। तजुर्बा आपने करना है क्योंकि आपकी कहानी को उसकी ज़रूरत है। सो ईरान की फिल्मों की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी कहानियाँ हैं, उनकी कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं। तौसीक, आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता, आप फील करते हैं कि आप भी उसी टेंशन का, उसी डायलेमा का, उसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं जब आप ईरानी फिल्म देखना शुरू करते हैं। वो इतनी रिलेटेबल हैं, इतनी रेगुलर लाइफ है कि ज़िंदगी में जिस तरह आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ स्ट्रगल्स चल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे इश्यूज़ हैं, ये फिल्में भी बिल्कुल नज़दीक हैं हमारे। आई थिंक इसी के साथ एक और चीज़, जिस तरह अभी तौसीक बता रहे थे कि हम होते ना कि फिल्म एक गाना होगा तो ज़रा सा तभी हम जाके फिल्म देखेंगे। आई थिंक ये भी है एजुकेशन, कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, ऑडियंस कैसी है, या किस तरह से आप चाहते हैं कि ऑडियंस को बना दिया जाए तो उस तरह से काम होगा तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस उस तरफ आएगी। आई थिंक ये भी मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं रुबैका, क्योंकि देखें आप, ईरान के पीछे एक पूरी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसकी, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, उनके अपने एस्थेटिक्स हैं, उनका अपना म्यूजिक है। इन फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप देखें तो इसके अंदर बड़ी एफर्ट जाती है, इनके अपना रिच कल्चर है, हाँ। उनके पास कल्चर है,
ये जो आपने बात की कि दुपट्टे के साथ भी बड़ा सटल तरीके से उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट किया है इन कहानियों के थ्रू, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा विजन होता है, एक बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर्स की। अच्छा जी, दूसरी कौन सी फिल्म है दूसरी फिल्म जो फिर अगेन उसी डायरेक्टर को दोबारा ऑस्कर मिला, आई थिंक 2016 में शायद उनको ऑस्कर मिला था, दैट वाज फॉर द सेल्समैन। अच्छा, द सेल्समैन जो बड़ी थी, मशहूर फिल्म थी ये, बहुत मशहूर फिल्म है। अगेन यू नो एक आदमी है जो कि अर्बनाइजेशन के एनवायरनमेंट में, शहरों की कहानी है कि शहर में इंसान को क्या करना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए किस तरह जद्दोजहद जारी रहती है, और वो एक सेल्समैन है, वो जाता है, इमिग्रेशन के भी उसमें मसाइल हैं, और उसमें वो किस तरह जो है वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये एक फिल्म है जो कि दुनिया ने देखी और फिर दुनिया ने कहा वाओ, और वो जो है वो अगेन ऑस्कर उसने विन किया। तो ये एक ही डायरेक्टर की अभी हम देख रहे हैं कि 2 फिल्में जो हैं वो ऑलरेडी ऑस्कर विन कर चुकी हैं। हाँ। इसके अलावा कान फिल्म फेस्टिवल और दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में भी फिल्में, ईरान की बहुत सी फिल्में जो हैं वो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इनाम लेती हैं। जिस फेस्टिवल में ईरान की फिल्म की एंट्री हो तो वही समझा जाता है कि अच्छा कुछ ना कुछ इनाम तो ये ज़रूर होगा। हारून, ये बताइए कि ये क्या दुरुस्त है कि इस साल 2022 के जो ऑस्कर होने जा रहे हैं उसमें भी 2019 की ईरान की कोई एंट्री आ रही है आफ्टर 5 इयर्स? 2021 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि अ हीरो के नाम से, और वो भी जो है अगेन इन्हीं डायरेक्टर की, फरहाद की ही फिल्म है, और वो जो है वो 2022 में जो ऑस्कर्स होंगे उसके लिए ईरान की एंट्री है। एंड वी आर होपिंग एंड वी आर रूटिंग फॉर ईरान कि इंशाल्लाह वो जो है वो ये फिर ऑस्कर उठाएगा। मुझे तो लगता है फरहाद जब फिल्म बनाते होंगे उनको पता होगा ये ऑस्कर में जाएगी जी जाएगी। उनके लिए मेरे ख्याल में ऑस्कर जो है वो छोटी मोटी चीज होगी, ऑस्कर तो मिलेगा। ये बताएं कि फरहाद के अलावा भी कोई फिल्में बनाते हैं? बहुत फिल्में बनाने वाले हैं जी, बहुत फिल्में बनाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हमें क्योंकि ऑस्कर का ज़्यादा पता होता है, उसकी हाइप ज़्यादा होती है, बट बहुत इंटरनेशनल और क्रिटिक्स हम बहुत खूबसूरती से और बड़े मान्यूटली देख रहे होते हैं ईरानियन फिल्म को, क्योंकि क्रिटिक्स जो चीज़ें चाह रहे हैं, जिस तरह वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं, वो ईरानियन सिनेमा में नजर आएगा। सो द हीरो जो है वो इंशाल्लाह 2022 में जो इस साल ऑस्कर्स होंगे उसमें ईरान की एंट्री है। हारून, आपने मुझे और तौसीक को ना एक फिल्म रिकमेंड करनी है। नो हो गई, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अगर आपने आज तक कोई ईरानी फिल्म नहीं देखी तो फिर आप शुरू करें चिल्ड्रन ऑफ हेवन के साथ। हाँ, मैंने तो खैर देखी है, एक मैंने चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखी है, एक मैंने टर्टल्स कैन फ्लाई देखी है जी। और ऑफ कोर्स जो सेपरेशन या आपने मेरे ख्याल में तो देखी बहुत होगी। ही मशहूर है। लेकिन यस, आई टोटली एग्री विद हारून कि चिल्ड्रन ऑफ हेवन से अगर आप ईरानी सिनेमा का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखें, सेपरेशन देखें, सेल्समैन देखें। अच्छा हारून, आपका क्योंकि एक बहुत ही गहरी नज़र पाकिस्तानी सिनेमा पे भी है 60s 70s से लेके अभी तक, एक थोड़ा सा मसला मैं देखता हूं कि जब अभी दोबारा से हमारा पाकिस्तानी सिनेमा भी रिवाइव हो रहा है, तो जब कोई इस तरह की स्टोरी ओरिएंटेड इंटेंस किस्म की ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप पे बनी कोई फिल्म अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का करे भी, तो हम पता क्या कहते हैं, नहीं जी नहीं, ये तो टीवी का ड्रामा दिखा दिया इन्होंने उठा के जी। ये फिल्म तो नहीं है, फिल्म तो लार्जर देन लाइफ होती है। इनको देखें, अभी इनको, हमारे इन बच्चे बच्चियों को जरा अभी सीखना है कि फिल्म ये तो टीवी का ड्रामा है। इसके बारे में वो ईरान तो उसी टीवी के ड्रामे के ऊपर ऑस्कर ले रहा है। अच्छा, इसमें दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान के टीवी के ड्रामे के लिए कि वो इतना खूबसूरत होता है और हमारी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है उसके अंदर कि वो जो है वो फिल्मों के साथ कम्पीट करता है। ठीक है। तो दूसरा एंगल जो है वो ये है कि फिल्म की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसकी एक फ्रेमिंग होती है, उसकी एक डेप्थ होती है। आप तो टेक्निकल इंसान हैं तो आप समझते होंगे कि एक डेप्थ सिनेमा के कैमरे की, उसकी फ्रेमिंग की, उसका एक अपना अंदाज होता है। जहाँ तक कहानी और अदाकारों की बात है, अगेन मैं समझता हूँ फिल्म वही कामयाब है जहाँ आप ये भूल जाएं कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और आप उस कहानी का हिस्सा बन जाएं। सो आई थिंक पाकिस्तानी डायरेक्टर्स भी जहाँ वो ये बात इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये फलाना एक्टर जो है वो ये रोल प्ले कर रहा है, इसको हमने टीवी ड्रामे में भी देखा था, ये फलानी एक्ट्रेस हैं जो कि हुमायूं सईद, फाद मुस्तफा, वो जी उससे निकल जाए, वो उससे निकल जाएं, वो कहानी में इन्वॉल्व हो जाएं, उनको भूल जाए कि वो एक सिनेमा में बैठे हुए हैं और वो एक फिल्म देखने आए हैं और इस एक्टर को उन्होंने कल ड्रामे में भी देखा था। वो फिल्म फिर जो है ना वो उस लेवल पे पहुंचती है जहाँ पे फिर क्रिटिक्स भी कहते हैं, ऑस्कर भी कहता है, दुनिया भी कहती है कि यार ये सिनेमा होता है और इस तरह का सिनेमा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा बात जो इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा में हो रही है कि जी जो टीवी जो सिनेमा का फेस है, जो सिनेमा का स्टार है, उसको टीवी पे नहीं आना चाहिए ताकि वो उसका वो ऑरा, वो उसका एक चार्म जो है चार्म जो है वो रहे।
किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि ओवर एक्सपोजर जो है वो सिनेमा स्टार्स के लिए शायद इतनी कभी भी फेवरेबल चीज़ नहीं रही। अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो आवाम को लगता है कि ये तो बड़े रीचेबल हैं। आप ये देखिए, ये जो एक्टर्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो हॉलीवुड के भी हों या बॉलीवुड के भी हों या पाकिस्तान के भी हों, वो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं। वो हर फिल्म में नज़र भी नहीं आते आपको। ऐसा क्यों है? बेसिकली वो मेहनत करते हैं, वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद वो अपने आप को डिटैच करते हैं, उस प्रोजेक्ट को, उस कैरेक्टर को अपने आप से हटाते हैं, एक नया कैरेक्टर अडॉप्ट करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका मैनरिज्म वो सब समझते हैं। उसके बाद वो एक समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो एक और फिल्म बनाएं या एक और किरदार को निभाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ भी समझने की लेकिन ज़रूरत आप ये यहाँ पे ये मत भूलें कि सुल्तान राही और अंजुमन की हर फिल्म हर एक वीकेंड साल पे, में हर 8-8 वीकेंड 10-10 फिल्में आती ऐसा थी ही और है। सुपर हिट। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कई दफा इस तरह के जो नोशंस हैं, वो या इस तरह के आइकॉनिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं ना। सुल्तान राही हर फिल्म में सुल्तान राही थे। हाँ एग्जैक्टली वो उनको तो कोई और कैरेक्टर बल्कि निभाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत क्योंकि ही वो अवाम एक्सपेक्ट ही उनसे ये करती थी। इवन एक वक्त आया था कि वो फिर वो विग भी वही थी, वो कुर्ता भी, मतलब वो पूरा वार्डरोब भी वही चल रहा होता था। बल्कि आप देखें तो वही कैरेक्टर, नाम भी वही रहेगा उसका, वो जो है वो। और ये आप देखें कि ये इसी तरह अब अगर आप स्टार वॉर्स में चले जाएं या स्पाइडरमैन आप देखें तो ये कैरेक्टर, सुपरमैन जो है, ये कैरेक्टर्स भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो सुल्तान राही पाकिस्तान के लिए एक सुपरमैन था। ही वाज अ सुपर हीरो who didn't have to do anything, he just had to be there. बट आई थिंक वो एक्सेप्टेंस हो गई ना, लोगों ने उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसी कोई मिसाल और कहीं मिलती भी नहीं है मेरे ख्याल किसी और सिनेमा इंडस्ट्री में कि वो एक अदाकार जो है वो किरदार है और उसको फिल्म में फिट किया इसी तरह। और वो ऑफ स्क्रीन भी सुल्तान राही वाज अ हीरो, यू नो, ही वाज कंसीडर्ड अ हीरो फॉर एवरीवन। बिल्कुल। हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके। मजा आया जी, थैंक यू। और आपने ईरानियन सिनेमा को आज हमारे सामने अनफोल्ड किया। और आने वाले एपिसोड्स में आप जरा कुछ पाकिस्तानी सिनेमा और कोरियन सिनेमा पे हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो आजकल हमने सुना है कोरियन ड्रामे भी बड़े मशहूर हो रहे हैं, कोरियन म्यूजिक भी बड़ा मशहूर हो रहा है, कोरियन सिनेमा को ऑस्कर मेकअप भी मशहूर हो रहा है, म्यूजिक भी मशहूर हो रहा है। अच्छा, मेकअप भी मशहूर हो रहा है, वो तो जरूर करेंगे फिर हम। अच्छा, मेकअप उस दिन रेबेका को फिर हम कोरियन मेकअप करा के बिठाएंगे। जरूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरा म्यूजिक खेलेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे मलंगान बैंड से। उस्मान आ रहे हैं, हनान आ रहे हैं, यासिर आ रहे हैं, काशिफ आ रहे हैं, और एक सोफा है 2 सीटर और 4 बंदे हैं। लेट्स सी, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस मसले का हम हल क्या करेंगे। और मलंगान बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार म्यूजिक क्रिएट करते हैं। लेट्स सी आज क्या होने वाला है हमारे सेट्स पे। रहिए हमारे साथ।